ये अपनी सेकंड वाली जो बुक है बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब मैक्रो, उसमें लास्ट चैप्टर है 12 नंबर का, मतलब 12 मार्क्स वाला नहीं, ध्यान रखना, सीरियल नंबर 12 है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है वाली बात। अब देखो इसमें होता क्या है, ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें अकाउंट्स के जैसी चलेंगी कुछ हद तक, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं इस बात का ध्यान रखना। इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि विदेशी लेन देन, कंट्री के अंदर कहाँ माल किसको कहाँ कितना बेचा गया, इस सब का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लेन देन को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करेगा जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हमारे देश के और दूसरे देश के लोगों के बीच में हुई है। क्लियर है ये वाली बात या नहीं? यानी कि यहाँ पर हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, यानी कि विदेशी लेन देन की। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन बनाना सीखते हैं, क्योंकि 1 नंबर की आपके बोर्ड में सीधी आरबीएससी में इसकी डेफिनेशन आएगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, ट्रांजैक्शंस पहले होती हैं या अकाउंट पहले बनते हैं? लेकिन असली पोजीशन तुम्हें किससे पता लगती है, ट्रांजैक्शन से या अकाउंट से? दोबारा सोच लो, आज माल बेचा तुमने 20 लाख का, तो 20 लाख बेच लिया, बंद करो फैक्ट्री, अपने घर जाके सो जाओ। ऐसा करते हो? नहीं। अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये कब पता लगता है? समझ रहे हो इस बात को? तो एक्चुअल पोजीशन किससे पता लगती है? अकाउंट से, ट्रांजैक्शन से नहीं पता लगती। ठीक है, लेकिन अकाउंट बनेगा किसके बेसिस पे? ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो किसको रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्योंकि अकाउंट में नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं होती हैं। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाती हैं? इकोनॉमिक। कौन सी? क्लियर है वाली बात? अच्छा, अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कौन सी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर रहा है? इकोनॉमिक, यानी कि मौद्रिक लेन देन। किसको? मौद्रिक लेन देन। क्लियर है वाली बात? अच्छा, आगे क्या होगा? जो किस किस के बीच में हुई, जो किस किस के बीच में हुई है, दिख रहा है ना यहाँ तक इसमें? ठीक, कंडक्टेड बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट मतलब जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है विदेश। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? यानी कि उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जो किस किस के बीच में हुई है, हमारे कंट्री के लोगों के बीच में और दूसरे देशों के लोगों के बीच में या दूसरे देशों के बीच में। ठीक है, और स्टेटमेंट एक फिस्कल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष का होता है, तो हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, या ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्लियर है वाली बात? तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ विच रिकॉर्ड्स all economic transactions conducted between residents of a country and rest of the world during an accounting year या during a fiscal। ठीक है, यानी कि भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष एक क्या है यहाँ पर? ब्यौरा। किसका ब्यौरा है? किसका स्टेटमेंट है? उन लेन देन का। कौन सी? मौद्रिक या गैर मौद्रिक? मौद्रिक। मौद्रिक लेन देन का जो किस किस के बीच में हुई है? हमारे देश और दूसरे देश के बीच में, जिसकी गणना हम एक वित्तीय वर्ष के दौरान करें। क्लियर है वाली बात? ठीक है, अच्छा अब सुन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप ये बोलते हो कि जिसमें पैसे की लेन देन हो,
यही तो होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो पैसे की लेन देन का मतलब क्या है? मैं मंदिर में 40 रुपये डाल के आया, तो क्या वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है वो? क्या क्या? क्योंकि वो चैरिटी थी। वो क्या थी? क्या उसमें प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव था? मन 40 रुपये के चक्कर में मैंने कम से कम 4 लाख का सौदा मांग लिया होगा भगवान से कि ऐसे करा देना, वैसे करा देना, अगली बार फिर आऊँगा, अगले हफ्ते फिर आऊँगा, ये छोड़ दूँगा, वो छोड़ दूँगा, बस एक बार जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। अब जब तक होगा नहीं तब तक हमारी सब्र होगा नहीं, है ना। तो देखो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? प्रॉफिट के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। क्या ट्रांसफ़र होती है? यानी कि मालिकाना हक या मालिकाना अधिकार। किसके बदले में? पैसों के बदले। किसके बदले में? देखो, वही वाली बात है कि किसी की दुकान में मेरे को कोई शर्ट पसंद आ गई, तो अब ऐसे थोड़ी मैं मोहल्ला ले जाकर वहाँ खड़ा हो गया, भाई यही लूँगा, यही लूँगा, यही लूँगा। भाई सब नज़र लगा दी ढंग से, वो कहेगा ले जा इसको, तू निकल यहाँ से। ऐसे थोड़ी दे देगा। कब देगा वो? जब मैं उसको पैसे दूँगा। जब तक पैसे नहीं दिए तब तक वो किसकी है? और उसके बाद किसकी? तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो हुई ना जहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। क्या ट्रांसफ़र होगी? अब तक शर्ट किसकी थी? शॉपकीपर की। अब शर्ट किसकी होगी? मेरी। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई किसके बदले में? पैसों के बदले में। वो ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाती है? इकोनॉमिक। कौन सी कहलाती है? फालतू लोग मुंह बंद रखें, ठीक है। कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाती है? इकोनॉमिक। ठीक। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। पहला पार्ट है यहाँ पर विजिबल आइटम्स। क्या है? विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब गुड्स, यानी कि वस्तुएं। यानी कि पहली कैटेगरी है वस्तुओं की लेन देन, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, अगर हम लोग परचेज करते हैं कोई सामान तो उसकी एंट्री क्या होती है? देखो, यही होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगी। हमने परचेज को क्या किया है? डेबिट किया। परचेज को क्या किया है? क्लियर है वाली बात। अच्छा, अब परचेज को हम डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब परचेज की वजह से पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो ध्यान रखना, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से पैसा जाएगा, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड। कौन सी साइड? इस। और जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से पैसा आएगा वो। तो अब एक बात, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ? यानी कि निर्यात। क्या करता हूँ? तो पैसा आएगा नहीं आएगा? भाई मैंने सामान भेजा तो मुझे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्लियर है वाली बात, ठीक है। तो मुझे पैसे मिलेंगे तो वो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। कौन से साइड में? वैसे आप लोग चुप ही रहो, ठीक है। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसकी वजह से क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। और अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करने का मतलब अगर मैं आयात करता हूँ, सामान मंगाता हूँ, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो जिस ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा जाएगा वो कौन सी साइड? डेबिट साइड। कौन सी साइड? यानी कि हमारे लिए फ़ायदे की साइड कौन सी? क्रेडिट। और घाटे की साइड कौन सी? डेबिट। क्योंकि क्रेडिट सिखाता है कैश का इनफ्लो, जिन चीज़ों की वजह से पैसा देश में आएगा। और डेबिट क्या दिखाता है? कैश का आउटफ्लो, जिन चीज़ों की वजह से देश में पैसा जाएगा। क्लियर है ना ये वाली बात? अब देखो, हम बोलते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे गुड्स हैं जिनको हम डील करते हैं, जिनका हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, जैसे कि मसाले, सोना, चांदी, अनाज, जूट, कॉटन, सिल्क। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं? आयात और निर्यात, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी साइड नोट डाउन करेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि एक्सपोर्ट से यानी कि निर्यात से पैसा आएगा। और अगर हम गुड्स का क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट, यानी कि आयात कर रहे हैं, तो वो कौन सी साइड लिखेंगे? क्योंकि उसकी वजह से पैसा जा रहा है। डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि पैसा
क्लियर है वाली बात? ठीक है, अब ये तो हुआ पहला विजिबल वाला। दूसरा आता है इनविजिबल। कितना आता है? इनविजिबल का मतलब सर्विसेज। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये इनटैंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सर्विसेज जनरली वही होती है। ठीक है, आप पंखे के नीचे बैठे हो, हवा आ रही है, दिख रही है कितनी? 400 ग्राम मेरे पास, 300 ग्राम मेरे पास, 200 ग्राम उसके पास, नहीं दिख रही ना? 500 ग्राम प्राची के पास, देखो दिख नहीं रही ना? मैंने क्या बोल दिया? देखो, सर्विसेज वो होती है जो इंटैंजिबल होती है, यानी कि जो दिखती नहीं है। ठीक, और गुड्स वो होते हैं जो टैंजिबल होते हैं, यानी कि जो दिखते हैं। क्लियर है वाली बात? अब इनविजिबल आइटम्स का मतलब सर्विसेज। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको हम वही इंपोर्ट यानी कि आयात और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करते हैं। कौन सी सर्विसेज है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्टर की, लॉयर की, एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की, काउंसलर्स की, ये सारी सर्विसेज है जिनका हम क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ यानी कि निर्यात किया गया तो उसकी वजह से पैसा, तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? और अगर हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि आयात करते हैं तो पैसा देना पड़ेगा, कौन सी साइड? डेबिट साइड। तीसरा आता है इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है एक पक्षीय लेन देन। कौन सी? एक पक्षीय लेन देन, यानी कि वन वे ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस? कैसे? यहाँ अगर आप गुड्स भेज रहे थे तो बदले में मिलता था पैसा, और अगर गुड्स मंगा रहे हो तो बदले में क्या दोगे? पैसा। यहाँ भी ऐसा था, लेकिन यहाँ होता है ऐसा कि नेपाल में 4 साल पहले भूकंप आ गया था तो हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए। क्या इस उम्मीद से कि काठमांडू हमारा हो जाएगा? नहीं। या जितने भी चिंकी चाइनीज मोमोज हैं वो सब 20-20 रुपए में खिलाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो हमने 100 करोड़ रुपए दिए वो हमें बदले में नहीं मिलेंगे, और ना ही नेपाल ने हमसे वादा किया है जन्मों जन्मांतर तक साथ देने का। कुछ भी नहीं है, देख लो ना। अभी ऐसे वो कह रहे हैं अयोध्या भी कहाँ पर है? नेपाल में। मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिका भी नेपाल में। ये मान नहीं रहा मेरी बात को कोई। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अमेरिका भी कहाँ पर है? नेपाल में। मान नहीं रहे वो लोग। ठीक, तो ये वन वे ट्रांजैक्शंस होती है जहाँ पर या तो पैसा आएगा, बदले में देना नहीं है, या पैसा जाएगा, बदले में मिलेगा नहीं। बर्थडे पार्टी में यही तो होता है भाई। बर्थडे पार्टीज पे मैं मेरे घर के बाहर 2 आदमी खड़े करता हूँ, 2 मेरे खास दोस्त। उनसे ये कहता हूँ कि जो आए, जो गिफ्ट लेकर आए, उसके हाथों में दिख जाएगा गिफ्ट। अगर नहीं दिख रहा है तो उसकी जेब देखना, उसकी जेब में कोई ज्योमेट्री फंसी हुई हो, पन्नी चढ़ी हुई, या थैली हो, तो समझ जाना लड़का गिफ्ट लेकर आया है। तो इस रूम में ले जाना, इस साइड से। और एक और जो गिफ्ट नहीं लेकर आ रहा उसको इस वाली साइड में। दोनों के लिए अलग अलग रूम। जो गिफ्ट लेकर आए हैं उनको बैठाएंगे हम एसी में, जो गिफ्ट नहीं लेकर आए हैं उनको हम बैठाएंगे पंखे में, जो सही से हवा नहीं देता। ठीक, जो गिफ्ट लेकर आए हैं उनको हम देंगे केक क्रीम वाला, जो नहीं लेकर आए हैं उनको सूखी ब्रेड क्रीम हटा के। जो गिफ्ट लेकर आए हैं उनको देंगे मेलोडी, जो नहीं लेकर आए उनको देंगे 1 की 4 सपना टॉफ़ी। जो गिफ्ट लेकर आया है उसको मस्त रसभरी मस्त पेटीज, जो नहीं लेकर आया सूखे आलू की पेटीज और चूसी हुई रसभरी दी जाएगी उसको। ठीक है, फिर गिफ्ट लिया जाएगा जो लाए हैं, और जो नहीं लाए उनको जल्दी खिला के फ्री कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। अच्छा, अब मान लो जो गिफ्ट लेकर आए हैं और जो गिफ्ट नहीं लेकर आए हैं, ट्रीट बराबर से ही किया जाता है उनको। कल को मान लो मैं रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ तो सबको बराबर ही तो दूंगा। ठीक है, और जो लोग गिफ्ट लेकर आए हैं इस उम्मीद से कि बदले में रिटर्न मिलेगा। ऐसा होता था बचपन में ना कि मान लो मैंने रिटर्न गिफ्ट वाला ट्रेंड अभी चलने लगा है 7-8 साल पहले, 10 साल पहले से, उससे पहले नहीं चलता था। आओ घर छोले पूरी मिलेगी, छोले भटूरे मिलेंगे, पाव भाजी मिलेगी, गिफ्ट लेकर आओ और खाओ और जाओ। ठीक है, लेकिन अगर गिफ्ट नहीं मिला और
3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरा भी बर्थडे आ रहा है तो हवा अलग होती थी क्लास में, यार मैंने तो गिफ्ट दिया, तूने खोल के देखा कैसा लगा, बढ़िया, अब बावले 500 रुपये का लेकर आएगा। समझ गए ना 500 क्यों का है, क्योंकि ब्याज समेत 600 का दियो, समझ गए भाई। और जो 100 वाला लाया होगा वो बताता भी नहीं होगा कितने का लेकर आया, हाँ बढ़िया है ना, पूछेगा भी नहीं देखा कि नहीं देखा, क्योंकि आधी बार तो हम गिफ्ट वो पास ऑन करते थे जो हमारे घर पे खाली पड़े रहते थे। जो हमको भी गिफ्ट मिले हैं जो हम किसी और को देंगे जो हमारे कोई काम के नहीं है ना। देख तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स बर्थडे पार्टीज़ की तरह होती हैं। अगर आप गिफ्ट लेकर आए हो महंगा या सस्ता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रीटमेंट बढ़िया होगा या बेकार, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। या आप ये मान लो अगर आपने ये सोचा है कि आप सबको रिटर्न गिफ्ट दोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पक्का गिफ्ट लेकर आएंगे ही आएंगे। तो ये ट्रांजेक्शन कैसी होती है, वन वे, या तो यूनिलेटरल रिसीव होगा, अगर रिसीव हुआ तो पैसा आया कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, यानी कि या तो पैसा हमको मिलेगा या तो मदद हमको मिलेगी तो क्रेडिट साइड, या फिर हम मदद देंगे पैसा देंगे कौन सी साइड, डेबिट साइड। क्लियर है। और फोर्थ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। कौन सी होती है, कैपिटल ट्रांसफर्स, पूंजीगत लेन देन। कौन सी ट्रांजैक्शंस, पूंजीगत लेन देन। अभी तक ये जो 3 ट्रांजैक्शंस थी इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे असेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं था, यानी कि हमारे संपत्ति और हमारी देनदारियों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सामान को आप संपत्ति कंसीडर नहीं करते हो, गुड्स को असेट कंसीडर करते हो कि अगर अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है तो तुम्हारे खातों में वो असेट के कॉलम में चढ़ रहा होता है, वरना उसको तुम असेट कंसीडर नहीं करते हो क्योंकि वो तुम्हारे नॉर्मल डेली बिजनेस रूटीन का पार्ट है। अगर वही नहीं बेचोगे तो फिर कमाओगे कहाँ से, अगर वही नहीं बेचोगे तो क्या करोगे, कमाओगे कहाँ से, कमा सकते हो क्या, नहीं कमा सकते हो। तो गुड्स को असेट कंसीडर थोड़ी करेंगे हम नॉर्मल रूटीन के अंदर। एग्री करते हो ना, लॉजिक बढ़िया है ना अकाउंट्स वाले। अब जरूर मैं अगर दोबारा अकाउंट्स पढ़ने लगूँ तो 90 नंबर ले आ सकता हूँ। देखो पूंजीगत लेन देन, कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब होता है ऐसी लेन देन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे हमारे असेट लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमने उधार दिया, हमने उधार दिया, पैसा आया कि गया, गया, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, डेबिट साइड, लेकिन उसकी वजह से हमारे असेट बढ़ गए, हमारे असेट यानी कि हमारी संपत्ति बढ़ गई। हमने उधार लिया, पैसा आया कि गया, आया, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, लेकिन इसकी वजह से हमारे ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर वो लेन देन आएगी जिनकी वजह से हमारे असेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात। कैश का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, और अगर पैसा जाएगा तो डेबिट साइड। क्लियर है। अच्छा, ये चारों ट्रांजैक्शंस हमने अच्छे से पढ़ी। कितनी पहले सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी किस किस के बीच में, हमारे देश और दूसरे देशों के बीच में, जिसका रिकॉर्ड एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में रखा जाएगा। बीओपी में कौन सी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है, इकोनॉमिक यानी कि मौद्रिक। मौद्रिक कितने तरीके की होती है, 4। इसका मतलब ये 4 चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट हैं या नहीं है भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है और इकोनॉमिक के हैं ये 4 पार्ट, तो ये चारों किसके पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। क्लियर है। अब 4 में सबसे पहला विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स, यानी कि हम वस्तुओं की लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे तो क्रेडिट साइड क्योंकि पैसा आएगा, और अगर आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट साइड। ऐसे ही सेवाओं में होगा, इनविजिबल आइटम्स में होगा, एक्सपोर्ट करेंगे सर्विस यानी कि निर्यात करेंगे तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड, और अगर इंपोर्ट करेंगे यानी कि आयात करेंगे तो डेबिट साइड। ठीक है। अच्छा, वन वे ट्रांजैक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, एक पक्षीय लेन देन, या तो पैसा आएगा या पैसा आया तो क्रेडिट साइड, पैसा गया तो। ऐसे ही कैपिटल ट्रांसफर्स होता है, इसमें पूंजीगत लेन देन, इसमें वो ट्रांजैक्शन आएंगी जिनकी वजह से हमारे असेट और लायबिलिटी यानी कि संपत्ति और देनदारी पर प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और अगर पैसा जा रहा है तो। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत इस चीज़ में। अच्छा जी, अब आगे की बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी साइड्स होती हैं, 2, क्रेडिट और क्रेडिट क्या दिखाएगा, कैश का इनफ्लो जो पैसा आ रहा है, और डेबिट क्या दिखाएगा, कैश का आउटफ्लो जिनकी जो पैसा।
अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? 3। सरप्लस बीओपी, क्या बोला मैंने? सरप्लस बीओपी यानी कि बचत का भुगतान शेष। बचत कब होगी? जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में से कौन सी साइड ज़्यादा होगी? भाई आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी फ़ायदे की साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है, क्योंकि वो कैश का इनफ्लो दिखाता है। तो सरप्लस कब होगा? बीओपी। बचत का बीओपी कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से, पहला। दूसरा, बैलेंस कब होगा? समान कब होगा? जब क्रेडिट और डेबिट एक दूसरे के इक्वल होंगे। और डेफिसिट यानी कि घाटे का भुगतान शेष कब होगा? जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम होगी, यानी कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगी। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ आज हम इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।